तो नमक का दारोगा कहानी का उद्देश्य क्या है, इसकी बात हम करेंगे। कि प्रस्तुत कहानी 1914 में पहली बार प्रकाशित हुई। मैं आपको बताऊं कि नमक का दारोगा कहानी प्रेमचंद की बड़ी चर्चित है और आप लोग क्लास 11वीं में पढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं 12वीं में भी है, किसी सिलेबस में, किसी यूनिवर्सिटी के बीए के प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में भी ये कहानी पढ़ाई जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये। तो प्रेमचंद की ये बहुचर्चित कहानी है जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात है और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक अत्यंत अच्छा उदाहरण इसमें। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले लें, जो संवाद है वहां पर, कि धन के ऊपर धर्म की जीत की ये कहानी है। धन और धर्म जो है एक प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर शब्द है। धन का अर्थ हम असदृप्ति, बुराई, इसके रूप में ले सकते हैं और धर्म का अर्थ है अच्छाई और सत्य के रूप में ले सकते हैं। यानी अगर धन का मतलब बुराई है, असात्विकता है, असत्य है, तो धर्म का मतलब अच्छाई है, धर्म का मतलब सत्य है और धर्म का मतलब सद्वृत्ति है। कहानी इसी का प्रतिनिधित्व करती है। धन का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र इस कहानी में है पंडित अलोपी दीन, जिनको धर्म पर बड़ा विश्वास है, और धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र हमारा नायक इस कहानी का, जिसका नाम है मुंशी वंशीधर। इन दोनों पात्रों ने धन और धर्म का प्रतिनिधित्व किया है। ईमानदार और कर्मयोगी मुंशी वंशीधर, जो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही प्रामाणिक है, ईमानदार है, उनको खरीदने में असफल होने के बाद पंडित अलोपी दीन अपनी धन की महिमा का उपयोग करके उनको नौकरी से निकाल देते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं। लेकिन अंत में कहीं न कहीं उनके मन में उनके सत्य के प्रति जो समर्पण भाव है, उसके सामने उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से जो बर्खास्त हुए थे, यानी नौकरी से जो निकाल दिए गए थे मुंशी वंशीधर, उनको बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। अंत में आई हुई ये पंक्तियां देखिए, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। यानी मुंशी वंशीधर का जो धर्मनिष्ठ रूप है वो अलोपी दीन को बहुत ही प्रभावित करता है और उनका मत परिवर्तन हो जाता है। धन पर जो उनका अगाध विश्वास था वो टूट जाता है और वो मुंशी वंशीधर को अपना मैनेजर बना लेते हैं। कहानी का जो अंतिम प्रसंग है, ये पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार की जो सामाजिक स्वीकार्यता है, उसको अत्यंत साहस के साथ प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया। यानी किस प्रकार से प्रत्येक तंत्र में, व्यवसाय से लेकर न्यायिक व्यवस्था से लेकर कानून से लेकर प्रशासन में कैसे भ्रष्टाचार भरा हुआ है, ये प्रस्तुत करना साहस की बात है और ये प्रेमचंद ने बखूबी प्रस्तुत किया है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ जाने का यथार्थ यहाँ पर है। आप जानते हैं कि अभिमन्यु जैसे महाभारत की कहानी में अकेला था और चारों ओर से घिरा हुआ था, चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, वैसे ही ईमानदार व्यक्ति आजकल बेईमानी और भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंस जाता है और अकेला वहां पर जो है अपने को पाता है, निहत्था पाता है और चारों ओर से उस पर आक्रमण होता है। और ये सच्चाई, इसकी वास्तविक तस्वीर इस कहानी में प्रेमचंद ने अत्यंत खूबी के साथ प्रस्तुत की है। प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। यानी केवल भ्रष्टाचार और बेईमानी की जीत अगर होती है और वहां पर कहानी खत्म हो जाती है, तो उस कहानी को पढ़कर एक निराशा जो है वो पाठकों के मन में छाएगी और समाज में एक निराशा फैलेगी और मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है और ऐसा लगता है कि चारों तरफ बुराई ही बुराई है। लेकिन इस प्रकार से हम तो नहीं करते। आगे चलकर अलोपी दीन द्वारा मुंशी वंशीधर को अपने जायदाद का स्थायी मैनेजर वो बनाते हैं। मतलब
इसलिए कि अच्छाई भी समाज में है और बुराई अंततः सत्य के साथ ही खत्म होती है और अच्छाई की जीत निश्चित होती है। ये संदेश भी वो यहाँ पर देते हैं ताकि लोगों का जो है विश्वास बना रहे और अच्छाई से। देखिए, हमने 8वीं कक्षा में भी एक पाठ पढ़ा था, क्या निराश हुआ जाए, याद है आपको? जो आशावादी स्वर उस कहानी में है, क्या निराश हुआ जाए। लेखक ने कहा था कि चारों ओर जो है बड़ी अराजकता है, बहुत कठिन स्थिति है, लेकिन फिर भी हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं, बहुत से लोग हैं जो अच्छे हैं और मूल्य हमारे अंदर बने हुए हैं और उनके माध्यम से हम स्वस्थ समाज के, अच्छे समाज का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। और इसलिए जो अच्छी अच्छी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, कहीं होता क्या है कि समाचार पत्रों में, न्यूज चैनल में, यहाँ वहाँ सारी बुरी घटनाएं जो है बड़ी सनसनीखेज रूप में प्रसिद्ध हो रही है। लेकिन हो सकता है तुलनात्मक रूप से कम हो, लेकिन बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी हो रही है और उन अच्छी घटनाओं को जब तक हम प्रकाशित नहीं करते, लोगों को बताते नहीं, तो कैसे हमारा विश्वास होगा कि दुनिया में अच्छाई भी है। बिल्कुल अच्छाई भी है और हम सब भी अच्छे हैं। उस पाठ का संदर्भ लेकर बात करें तो मैं कहूँ आपको कि जब भी कोई गलत न्यूज हम पढ़ते हैं, कोई गलत समाचार देखते हैं, तो हम में से कोई खुश नहीं होता है, हमें कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचती है। तो इसका मतलब हम अच्छे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि दुनियादारी के चलते जैसी एक तरह से व्यवस्था दुनिया में बन गई है, अच्छाई को लोग कम महत्व देने लगे हैं और छल कपट को ही जो है स्मार्टनेस समझा जा रहा है और वो वही जो है बड़ा आधुनिक समझा जा रहा है या तरक्की कर रहा है छल कपट के सहारे व्यक्ति। और इसलिए अच्छाई पर भरोसा जो कम हो गया है, लेकिन अच्छे कर्मों से और अच्छी घटनाओं को उजागर करके हमारे अंदर जो मानवीय मूल्य है उनको जगाने का प्रयास हमें करना चाहिए। अच्छे अच्छे विचार हम सब में हैं, लेकिन वो कहीं दब गए हैं। एक परत, जैसे कोयले पर राख की परत जम जाती है और उसकी आग हमें नजर नहीं आती, वैसे हमारे अच्छे अच्छे विचारों पर जो है दुनियादारी की कुछ बुराई का असर हो जाता है और वो दिखाई नहीं देते, सामने नहीं आते। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी हवा अच्छे घटनाओं की, अच्छे विचारों की उसको मिल जाए, तो हमारे अंदर के जो अच्छे अच्छे तत्व है वो निश्चित बाहर होंगे और हमारा व्यक्तित्व जो है निश्चित ही अच्छा बनकर निखरेगा। और एक एक व्यक्ति जब अच्छा होगा तो स्वाभाविक रूप से समाज का हर हिस्सा, हर व्यक्ति, हर तबका जो है निश्चित ही अच्छे रूप में उपस्थित हो सकता है, एक आदर्श की ओर बढ़ सकता है। और यही